हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे बायोफ्यूल्स के बारे में, साथ ही साथ इसकी डिफरेंट जनरेशंस के बारे में जानेंगे। चर्चा करेंगे नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले हम जान लेते हैं बायोफ्यूल्स होते क्या है। ये कोई भी तरीके के आपके हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स हो सकते हैं जो कि सॉलिड, लिक्विड या गैसेस फॉर्म में हो सकते हैं, जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं ऑर्गेनिक मैटर से। और इसमें ऑर्गेनिक मैटर के रूप में इसमें फूड क्रॉप्स हो सकती हैं, नॉन फूड क्रॉप्स हो सकती हैं, साथ ही साथ एल्गी का भी ऑर्गेनिक मैटर के रूप में यूज किया जा सकता है। इसके अलावा एक समय पे जो लिविंग मटेरियल होते हैं वे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कंसीडर किए जाते हैं बायोफ्यूल्स के रूप में। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें बायोफ्यूल्स के, तो सॉलिड फॉर्म ऑफ जो एग्जाम्पल हैं वह है आपकी वुड या मैन्योर यानी कि खाद। इसके अलावा जो लिक्विड फॉर्म की अगर हम बात करें तो बायोइथेनॉल या बायोडीजल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा गैसियस फॉर्म में बायोगैस के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही जो हमारे कन्वेंशनल जो फ्यूल्स होते हैं जैसे कि पेट्रोल और डीजल, तो उसके कंपैरिजन में जो बायोफ्यूल्स होते हैं ये कम कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में रिलीज करते हैं। इसके अलावा सेकंड एडवांटेज इनका ये होता है कि जो बायोफ्यूल्स होते हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग फ्यूल्स हैं जो कि पेट्रोल और डीजल, तो उसके अंतर्गत इनकी ब्लेंडिंग की जा सकती है। यानी कि इनका कुछ परसेंटेज है जैसे कि 5% या 20%, तो इनकी ब्लेंडिंग उस पेट्रोल या डीजल के अंतर्गत की जा सकती है। इसके अलावा ये एक इफेक्टिव वे है जो कि रिड्यूस कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। इसके अलावा अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो जो बायोफ्यूल है वह रिप्रेजेंट करता है 3% ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स के रूप में। इसके साथ ही अगर हम इनके जनरेशन्स की बात करें तो इसकी 4 जनरेशन्स होती हैं। अगर हम फर्स्ट जनरेशन्स की बात करें तो जो फर्स्ट जनरेशन जो बायोफ्यूल्स होता है ये प्रोड्यूस किया जाता है डायरेक्टली फ्रॉम द फूड क्रॉप्स। इसमें जो फूड क्रॉप्स में इसका जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है ऑयल, जो कि यूज किया जाता है बायोडीजल के रूप में। साथ ही साथ इसमें जो बायो इथेनॉल होता है जो कि आपकी कन्वेंशनल मेथड होता है फर्मेंटेशन, यानी कि जो किण्वन जो विधि होती है उसके माध्यम से बायो इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा जो फर्स्ट जनरेशन जो बायोफ्यूल्स होते हैं उसके अंतर्गत मोस्ट वाइडली जो यूज जो आपकी क्रॉप्स हैं वे बीट और शुगर की जो क्रॉप्स होती है उनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसमें जो रेपसीड ऑयल है उसका भी इसका उपयोग किया जाता है और ये एक हाईली इफेक्टिव क्रॉप है जो कि यूज किया जाता है बायोडीजल के रूप में। लेकिन अगर हम बात करें जो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स की, तो इससे संबंधित कुछ हमारे कंसर्न्स हैं। अगर हम उसके बारे में बात करें तो जो बायोफ्यूल जो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल है ये प्रोड्यूस करता है नेगेटिव नेट एनर्जी गेन को। इसका मतलब यह है कि जब इनको प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि क्रॉप्स को जो प्रोड्यूस किया जाता है, बीट की क्रॉप प्रोड्यूस की जा रही है, तो उस समय जो ये एनर्जी कंज्यूम करती है और इसके माध्यम से वह कई सारी CO2 को वातावरण में रिलीज करती है। इसके बाद इसको जब बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाता है इस फसल को, तो जब वह एक तरीके से इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती जितना कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में, जितना उसने जब अपने प्रोडक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में इमिट किया था। तो इसके कारण से इसका जो प्रोडक्शन होता है एक तरीके से नेगेटिव नेट एनर्जी गेन होता है। और इसके अलावा इसमें सेकंड प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो हमारे हंगर इंडेक्स में हम काफ़ी नीचे हैं, तो इस स्थिति में क्या हम जो फूड क्रॉप्स हैं उसका यूज खाने के लिए करें या उसका यूज हम फ्यूल के रूप में करें। तो ये हमारे पास एक एथिकल कंसर्न है कि हम जो फूड क्रॉप्स हैं उसको फ्यूल के रूप में यूज करें या ना करें। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो आपका एक तरीके से बायोफ्यूल्स के रूप में फूड क्रॉप्स का यूज होने लगा, तो इसके लास्ट कपल ऑफ द ईयर में ये देखा गया कि जो फूड प्राइसेस हैं वह इंक्रीज हो गई हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स के बारे में। तो जो सेकंड जनरेशन जो बायोफ्यूल्स होता है ये प्रोड्यूस किया जाता है नॉन फूड क्रॉप से। इसके अलावा ये जो जैसे कि आपकी वुड हो गई, ऑर्गेनिक वेस्ट हो गए, या फूड क्रॉप जो वेस्ट होते हैं उनके माध्यम से, या स्पेसिफिक बायोमास जो क्रॉप्स होती हैं उनके माध्यम से इनको प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि एक तरीके से जो फर्स्ट जनरेशन की जो प्रॉब्लम्स थी उस प्रॉब्लम्स को ये एलिमिनेट कर देता है। और जो सेकंड जनरेशन जो बायोफ्यूल्स होता है इसका उद्देश्य ये है कि एक तरीके से जो बायोफ्यूल्स है उसको कॉस्ट कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके, जो कि हमारे एग्जिस्टिंग जो फॉसिल फ्यूल्स है उसकी तरीके से उसको एक तरीके से कॉस्ट कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके। इसके अलावा इसकी अगर हम बात करें इसके लाइफ साइकिल असेसमेंट की, तो जो सेकंड जनरेशन जो बायोफ्यूल्स है ये एक तरीके से इंडिकेट करता है कि ये एक तरीके से इंक्रीज कर देता है पॉजिटिव नेट एनर्जी गेन को, जो कि एक तरीके से जो प्रॉब्लम हमने फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल की बात की थी तो उस प्रॉब्लम को भी ये ओवरकम कर देता है।
इसके बाद अगर हम बात करें इसके थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स के बारे में, तो जो थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स है वह एक तरीके से एडवांटेज है जो कि स्पेशली जो इंजीनियर जो एनर्जी क्रॉप्स होती हैं जैसे कि एल्गी, तो उसका यूज करके इन बायोफ्यूल्स को बनाया जाता है। अगर हम बात करें जो एल्गी होती है ये कल्चर्ड किया जाता है, जो भी लो कॉस्ट होती है, हाई एनर्जी होती है, और इसके अंतर्गत जो एल्गी को बनाने के लिए एक एंटायरली रिन्यूएबल फीड स्टॉक का इसके अंतर्गत यूज किया जाता है। साथ ही साथ ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि जो एल्गी है इसका काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है जो कि प्रोड्यूस करती है काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को पर एकड़ देन द जो कन्वेंशनल क्रॉप्स की जो हमने बात की उसके कंपैरिजन में। इसके अलावा जो एल्गी है ये आपकी ग्रो की जा सकती है जो भी इस तरीके की लैंड पर, साथ ही साथ जो वाटर के अंतर्गत भी इसको उगाया जा सकता है, और इसके अलावा इनको ऐसी लैंड पर भी उगाया जा सकता है जो कि फूड प्रोडक्शन जो हमने बात की जो बीट या शुगर के प्रोडक्शन के लिए वह अनसुटेबल होती है, तो उन भूमियों पर भी इसको उगाया जा सकता है। और इसका बेनिफिट ये है कि जो एल्गी बेस्ड जो बायोफ्यूल्स है वह इस तरीके का जो बायोफ्यूल्स है जो कि मैन्युफैक्चर किया जा सकता है वाइड रेंज पे, जैसे कि डीजल, पेट्रोल या जेट फ्यूल्स जिस वाइड रेंज पे इनको प्रोडक्शन किया जाता है, तो उसी रेंज में इसको वाइड रेंज में प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके अलावा इसका जो अगर हम बात करें ये कार्बन न्यूट्रल होती है, यानी कि इसमें जो कार्बन जो एक तरीके से इमिट करता है तो उतना ही ये एब्जॉर्ब कर लेती है। साथ ही अगर हम बात करें फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स के बारे में, तो जो फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स है इसका जो उद्देश्य है कि प्रोड्यूस तो करना ही साथ सस्टेनेबल एनर्जी को, साथ ही साथ जो CO2 प्रोड्यूस हो रही है उसको कैप्चर करके स्टोर करना भी इसका उद्देश्य है। इसमें इस तरीके के बायोमास मटेरियल को यूज किया जाता है जो कि एब्जॉर्ब करते हैं CO2 को, और इसके समय जब इनको ग्रो किया जाता है इन बायोमास मटेरियल को, तो एक तरीके से जो वातावरण में CO2 रिलीज होती है तो उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं बायोमास मटेरियल के रूप में। इसके अलावा इसमें जो प्रोसेस है वह डिफर है आपके जो सेकेंड और थर्ड जनरेशन प्रोडक्शन के हिसाब से, क्योंकि इसमें जो ऑल स्टेजेस पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कैप्चर्ड किया जाता है यूजिंग द प्रोसेस जैसे कि ऑक्सी फ्यूल कंबशन के माध्यम से। इसके अलावा अगर हम बात करें जो द कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक तरीके से जो भी जनरेट होती है उसको जियो सिक्वेस्ट्रेटेड कर दिया जाता है, यानी कि जो ओल्ड हमारी जो ऑयल एंड गैस फील्ड्स हैं या जो सलाइन एक्वेफर हैं उनके अंतर्गत उनको जियो सिक्वेस्ट्रेटेड कर दिया जाता है। और इसके अंतर्गत जो ये कार्बन कैप्चर किया जाता है वह फोर्थ जनरेशन जो बायोफ्यूल होता है उसके प्रोडक्शन को एक तरीके से कार्बन नेगेटिव बना देता है। इसके अंतर्गत हम बात करें तो ये एक तरीके से मोर कार्बन जो प्रोड्यूस करता है उसके कंपैरिजन में और ज़्यादा कार्बन को ये सिक्वेस्ट्रेट कर देता है। इसके अलावा ये जो फ्यूल होता है एक तरीके से आपका ये कैप्चर तो करता ही है, जो इसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट की गई है उसको तो कैप्चर करता ही है, साथ ही साथ जो फॉसल फ्यूल्स के द्वारा जो CO2 का एमिशंस हुआ होता है तो उसको भी ये कैप्चर कर लेता है। तो ये हमने बात की जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स के बारे में। अब हम देख लेते हैं बायोगैस के बारे में। अगर हम बात करें बायोगैस तो ये प्राइमरली आपकी मीथेन यानी कि जो CH4 होता है 50 से 65% इसके अंतर्गत होती है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 35 से 50% इसके अंतर्गत शामिल होती है। इसके अलावा इसमें जो बायोगैस होती है वह प्रोड्यूस की जाती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ जो एनारोबिक जो आपकी डिकम्पोजिशंस होते हैं, यानी कि जो एनारोबिक जो आपके डाइजेशंस होते हैं बायोमास के, तो उसके थ्रू इसको प्रोड्यूस किया जाता है। अगर हम बात करें जो एनारोबिक डाइजेशंस की तो इसमें यूज किया जाता है प्रोसेस फर्मेंटेशंस यानी कि किण्वन की प्रक्रिया को, जो कि ब्रेक डाउन करता है ऑर्गेनिक मैटर को। इसके अलावा जो फर्मेंटेशन होता है एक केमिकल ब्रेक डाउन प्रोसेस होता है सब्सटेंस के अंतर्गत। ये एक जो सब्सटेंस होते हैं जो कि आपके बैक्टीरिया, ईस्ट या जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है तो इन सब्सटेंस को ये ब्रेक डाउन कर देते हैं। साथ ही इसमें जो टिपिकली इन्वॉल्व होता है जो एफरविसेंस होता है, यानी कि जो बबल ऑफ लिक्विड या जो इसमें हीट देने की भी इसमें टिपिकली आवश्यकता होती है, यानी कि जरूरत नहीं इसके अंतर्गत होती। इसके अलावा जो बायोमास है ये सोर्स है इंक्लूड करता है जो एग्रीकल्चर जो रेसिड्यूज हैं उनका, साथ ही साथ जो कैटल के जो डंग होते हैं या शुगर कैन के जो प्रेस मड होते हैं, म्युनिसिपल वेस्ट जो होते हैं तो उनका यूज करके बायोगैस को जनरेट किया जाता है। इसके अलावा आफ्टर दैट जब इसका प्यूरिफिकेशन कर लिया जाता है तो उसको कंप्रेस्ड किया जाता है और जिसको कहा जाता है कंप्रेस्ड बायोगैस। तो ये एक तरीके से इसमें जो प्योर मेथेन कंटेंट होता है लगभग 95% के आसपास होता है। साथ ही साथ इसकी जो कैलोरीफिक जो वैल्यू है वह लगभग 52,000 किलोजूल पर किलोग्राम के बराबर हो जाती है, जो कि सिमिलर होती है जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हम CNG का जो यूज करते हैं उसके बराबर इसका एनर्जी पोटेंशियल होता है।
इसके अलावा अगर हम बात करें बायोगैस प्रोडक्शन, तो एक तरीके से कार्बन न्यूट्रल है। इसमें कोई भी किसी भी तरीके का नेट एडिशन नहीं होता कार्बन डाइऑक्साइड का। साथ ही साथ इसका लेकिन चैलेंजेस इसके साथ में ये जुड़े हुए हैं, जो कि हमारा बायो बेस्ड है, जो भी एक तरीके से इसका सोर्स पर ही सेग्रीगेशन नहीं किया जाता। साथ ही साथ कलेक्शन के टाइम पर भी इसका सेग्रीगेशन नहीं किया जाता फ्रॉम द हाउस होल्ड लेवल से, तो इसलिए इसके लिए एक चैलेंजेस बनता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है 2018 की, उसके बारे में। जो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स है, ये नोटिफाई की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा इन 2018 में। ये जो पॉलिसी है नोटिफाई की गई थी, जो एक मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा 2009 में एक बायोफ्यूल पॉलिसी निकाली गई थी, उसको सप्रेस्ट करके एक नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 ये जनरेट की गई मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके फीचर्स की, तो इसमें एक तरीके से इंडिकेटिव टारगेट्स दिए गए हैं कि इसमें जो 20% ब्लेंडिंग होनी चाहिए इथेनॉल की इन द पेट्रोल के अंतर्गत। इसके अलावा 5% ब्लेंडिंग इस बायोडीजल की होनी चाहिए डीजल के अंतर्गत। कब तक? ये 2030 तक हमें टारगेट इसको करना है। इसके अलावा इसमें जो जोर दिया जा रहा है थ्रस्ट की, जो हमारा एडवांस बायोफ्यूल्स है, जो पॉलिसी इंडिकेट करती है बायबिलिटी गैप, जो फंडिंग स्कीम है 2G जो हमने बात की थी सेकंड जनरेशन इथेनॉल की, तो उसके लिए ये एक तरीके से बायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम इसके अंतर्गत चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत ये अगले 6 साल तक 5,000 करोड़ का इसके अंतर्गत इन्वेस्ट किया जाएगा। साथ ही साथ इसके लिए एडिशनल आपके टैक्स इंसेंटिव्स और हायर परचेज जो प्राइसेस इसके लिए दिए जाते हैं, वो भी इसके लिए दिए जाएंगे इन कंपेयर टू द जो बंजी बायोफ्यूल्स की हमने बात की थी उसके कंपैरिजन में। इसके अलावा इसमें हम कैटेगराइजेशन देख चुके हैं बायोफ्यूल्स का। जो बेसिक बायोफ्यूल्स होते हैं यानी कि जो फूड क्रॉप से जनरेट किए जाते हैं, जो फर्स्ट जनरेशन, तो वे हैं। साथ ही साथ जो एडवांस जो बायोफ्यूल्स हैं, जो कि सेकंड जनरेशन जो 2G इथेनॉल से जनरेट किए जाते हैं, और साथ ही साथ जो थर्ड जनरेशन की जो हमने बात की थी, जो कि एल्गी वेस्ट बायोफ्यूल्स होते हैं। साथ ही साथ इसमें स्कोप बढ़ाया जाएगा, जो कि आपका रॉ मटेरियल है, जो कि इसमें जो बायोफ्यूल को जनरेशन करने के लिए, तो उस रॉ मटेरियल को इसके अंतर्गत बढ़ाया जा सके। जो भी हमारे मॉलिसेस हैं, जैसे कि आपके शुगर कैन के जो मॉलिसेस होते हैं, जो शुगर कैन जूस जो दिया जाता है गन्ने का जूस, तो उस समय जो मॉलिसेस जनरेट होते हैं उसको, साथ ही साथ जो अदर जो शुगर कंटेनिंग जो मटेरियल्स हैं उसको, जो डैमेज या आपके जो सरप्लस फूड ग्रेन्स हैं, तो उसका यूज करके इसके रॉ मटेरियल को इंक्रीज करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा एक डेवलप किया जाएगा नेशनल बायोमास रिपोजिटरी को, जो कि कंडक्ट करेगा कि जो अप्रेजल है बायोमास अक्रॉस द कंट्री उसको बढ़ाया जा सके। इसके अलावा बायोडीजल का प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, उसको इनकरेज करने का प्रयास किया जाएगा फ्रॉम द जो नॉन एडिबल जो ऑयल सीड्स हैं उनके माध्यम से, और जो यूज जो कुकिंग ऑयल्स होते हैं उनके माध्यम से, और जो शॉर्ट जेस्टेशन जो कोई क्रॉप्स है यानी कि कम समय में जिस क्रॉप्स का उत्पादन किया जा सकता है, तो उसके माध्यम से बायोडीजल के प्रोडक्शन को इनकरेज किया जाएगा। साथ ही साथ थ्रस्ट दिया जाएगा यानी कि जोर दिया जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, जो कि एक तरीके से इन द फील्ड ऑफ बायोफ्यूल फीड स्टॉक को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ एडवांस कन्वर्जन टेक्निक इसके अंतर्गत क्या लाई जा सकती है, टेक्नोलॉजी इसके अंतर्गत किस तरीके से इंट्रोड्यूस की जा सकती है, तो उसके लिए इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा एक नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी का स्थापित किया जाएगा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत, जो कि वर्किंग ग्रुप होगा बायोफ्यूल्स के लिए। तो ये हमने बात की जो सैलिएंट फीचर्स के बारे में नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 के बारे में। इसके अलावा इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी किए गए हैं। रिसेंटली कैबिनेट ने इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं। अगर हम उनके बारे में बात करें तो इसमें इसको एक मोर फीड स्टॉक इसके अंतर्गत प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें जो अमेंडमेंट किया गया है जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिए हैं कि इसमें जो फीड स्टॉक्स है तो उस प्रोडक्शन के लिए बायोफ्यूल्स के लिए जो आवश्यकता है उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने इसमें अलाउ किया है। इसके अलावा जो इथेनॉल ब्लेंडिंग की जो हमने बात की थी कि 2030 का जो टारगेट रखा गया था कि 20% जो इसमें इथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाएगी पेट्रोल के अंतर्गत, तो इसको प्रीपोन कर दिया गया है। यानी कि जो इथेनॉल की जो ब्लेंडिंग है जो 20% तक हमें अचीव करना है वह 2025-26 तक करना है, ना कि 2030 तक। इसके अलावा ये प्रमोट करेगा प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स इन द कंट्री अंडर द जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है उसके अंतर्गत, और इसमें जो यूनिट हैं वो लोकेट की जाएंगी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं जिसके अंतर्गत इनको रियायत दी जाती है, तो उसके अंतर्गत इनको इस्टेब्लिश किया जाएगा इन बायोफ्यूल यूनिट्स को। इसके अलावा अगर हम बात करें जो आपका एनबीसीसी की जो हमने बात की थी तो उसके अंतर्गत इसमें नए मेंबर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं और गवर्नमेंट ने इसमें अलाउ किया है कि इसमें नए मेंबर्स को इसमें अलाउ किया जाए।
इसमें जो एनबीसीसी है ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर द जो चेयरमैनशिप है पे मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत ये आता है। साथ ही साथ इसमें जो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन के लिए करता है, साथ ही साथ जो इफेक्टिव और एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग ऑफ बायोफ्यूल प्रोग्राम के लिए एनबीसीसी वर्क करता है। और जो एनबीसीसी है इसके अंतर्गत जो मेंबर हैं 14 अदर मिनिस्ट्रीज के मेंबर्स इसके अंतर्गत शामिल हैं। इसके अलावा जो अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें इस अमेंडमेंट के अंतर्गत, तो इसमें परमिशंस ऐसा कहा गया है कि स्पेसिफिक केसेस में इसकी जो बायोफ्यूल के एक्सपोर्ट करने की परमिशन दी जा सकती है। तो ये हमने बात की बायोफ्यूल्स के बारे में। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।